हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के चैप्टर 3 बस की यात्रा को एक एक पैराग्राफ वाइज धीरे धीरे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं किया करते। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, यह बस ही डाकिन है। लेखक ने वर्णन किया है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। लेखक ने वर्णन किया कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। पन्ना एक जगह का नाम है, यहीं से बस चलने वाली थी और करीब 1 घंटे बाद पन्ना से सतना, जो दूसरी जगह का नाम है, वहाँ के लिए उन्हें बस मिलनी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसलिए कुछ यात्रा वे इस बस से करेंगे और उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लग जाएगा और वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। लेखक के साथ जो मित्र आए थे, उन्हें दफ्तर में समय पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता उनको अपनाना बहुत ज़रूरी था। उनके जो जानकार लोग थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि यदि कोई समझदार व्यक्ति होता तो इस शाम को चलने वाली बस में यात्रा बिल्कुल भी नहीं करता, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है और शाम के समय यात्रा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो प्रश्न किया था कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, जो लेखक ने प्रश्न किया था, तो रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, परंतु जो बस की हालत है, जो इस फोटो में दिख रही है, वो बिल्कुल भी डरावनी है। यह बस बहुत ही ख़राब हालत में है, पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी या नहीं। हर दूसरा लोग इस बस में जाने से डरते हैं। चलिए पैराग्राफ सेकंड शुरू करते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा, कष्ट मतलब परेशानी। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार मतलब उस पे कैसे चढ़ सकते थे। इसको समझते हैं कि जिस बस से लेखक को जाना था, वह बस बहुत पुरानी थी। वह बहुत सालों से चल रही थी। लोग उसके द्वारा अपनी अनेक यात्राएं पूरी कर चुके थे। इस बस को देखने से यह अनुभव हो रहा था कि बस ने बहुत सारी यात्राएं की और बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया। उसके निशान बस पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी चीज सही ठिकाने पर नहीं थी। हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इंजन बहुत ही आवाज कर रही थी। बस एक बूढ़ी और पुरानी बस की सवार होने पर कैसा सोचा जा सकता था, जबकि यह तो आराम करने लायक है। अब आगे चलते हैं थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? ये लेखक ने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी, ये उस बस कंपनी के हिस्सेदार ने बोला। चलिए समझते हैं कि जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे, उसी बस में एक हिस्सेदार भी थे, जो बस कंपनी के मालिक थे। लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये बस चल पड़ेगी, तो उत्तर में उसके मालिक ने कहा कि हाँ, उन्हें बस पर पूरा भरोसा है और वो बिल्कुल सही समय पर आप लोगों को पहुंचा देगी। हिस्सेदार ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चल सकती है। इसलिए वो देखना चाहते हैं
कि बस अपने आप चलेगी तो यह बिल्कुल कमाल ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 4th पैराग्राफ के ऊपर। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय मतलब भरोसे वाली। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। इस बस में लेखक के एक डॉक्टर मित्र थे। उन्होंने भरोसा बढ़ाया और विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी मंजिल पर इसी बस से सफ़र किया है, किसी को कोई धोखा नहीं दिया। यह नई बसों से ज़्यादा विश्वासकारी है। जो नई बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, वैसे ही ये बस भी हम सबको बच्चों की तरह लेकर चलेगी इस सफ़र पर और अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। चलते हैं 5th पैराग्राफ के ऊपर। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। रंक मतलब गरीब। आदमी को कूच करने के लिए, कूच मतलब जाना, एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब कारण, मतलब एक कारण चाहिए। चलिए आगे समझते हैं कि जो मित्र उनको छोड़ने आए थे वह उन्हें इस प्रकार से देख रहे थे कि जैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों, क्योंकि उन्हें शक था कि पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं। उनकी आंखें कह रही थी कि ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जो लोग पैदा होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई एक कारण तो होता ही है। चलिए चलते हैं 6th पैराग्राफ के ऊपर। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन मतलब तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। सरक मतलब खिसकना, थोड़ी सी दूर चले जाना। इंजन चला जा रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। चलिए इसे समझते हैं कि ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई और लेखक को महसूस हुआ कि पूरी बस में ही इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। सारी खिड़कियों के कांच बहुत कम थे और वो जहाँ बैठे थे वो वहाँ से थोड़ी दूर हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उनको महसूस हो रहा था कि उनकी सीट के ही इंजन चल रहा है और घर घर की आवाज़ आ रही है, जो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। चलिए चलते हैं अगले पेज के ऊपर। ये नेक्स्ट पैराग्राफ 6th। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग मतलब जिसमें किसी की हेल्प नहीं करना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। चलिए समझते हैं कि बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की ही ये बस होगी। जिस प्रकार गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसी तरह इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था। इसका मतलब कि एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। यह बस उन्हें लगा कि बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है और इसकी हालत बहुत ख़राब है। लेखक इससे यात्रा करने से डर रहा है क्योंकि उसके इंजन की आवाज़ आ रही है, खिड़की टूटी हुई है।
सारी बस बिल्कुल हिल रही है। उन्हें कभी लगा कि सीट अपनी जगह पर नहीं है, वह भी हिल रही है। कभी सीट बॉडी को छोड़कर खिसक गई और आगे निकल गई थी, और कभी लगा कि सीट को छोड़कर बस की बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी ऐसा भी लगता कि 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए हैं। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर सवार हो गई है। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। 7th। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद मतलब आस, होप, कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इसका मतलब है कि लेखक आस लगाए बैठे थे कि थोड़ी देर के बाद जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार उसी बस में सफ़र कर रहे थे, वे इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। चलते हैं 8th पैराग्राफ की ओर। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। रफ्तार मतलब गति, स्पीड। भरोसा मतलब विश्वास। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब सुंदर, मन को मोह देने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखी तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। इसका मतलब है कि बस की गति अब 15-20 मील हो गई थी, कि रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। लेखक को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक तो उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और कभी भी ब्रेक भी फेल हो सकता था, कभी स्टीयरिंग भी टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था। उनके मन में ख्याल आ रहे थे कि शायद इस बस को सफल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनके मन में जो डर था वो वैसे वैसे ही पूरा हो रहा था। उनके सामने जंगलों, आसपास घने पेड़ों, नदी, तालाबों, बहुत ही सुंदर दृश्य था। वे उनकी खिड़की से देख रहे थे तो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे और चहचहा रहे थे। लेकिन लेखक को डर हुआ कि कोई भी पेड़ आता जाता सड़क के किनारे उसे दुश्मन जैसा नजर आ रहा था। उनको लगा कि शायद बस पेड़ से टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता तो लेखक को डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह पेड़ निकल जाता तो उनके जान में जान आ जाती और वह दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगते। उनको झील दिखी तो लेखक को लगा कि कहीं बस इसमें गोता ही ना खा जाए। गोता मतलब कहीं उसमें गिर ही ना जाए, डुबकी ही ना लगा जाए। चलते हैं अगले पैराग्राफ 9th की ओर। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग, बाय चांस। एक बार फिर बस रुक गई। फिर कुछ ना कुछ खराबी हुई। ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा था पर बस बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कहते कि बस तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, लेकिन यह तो बाय चांस इत्तेफाक की बात है, यह तो संयोग की बात है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि बस में कुछ खराबी आ गई है। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यह बस बिल्कुल सही चल पड़ेगी। अगले पैराग्राफ 10th। शीन चांदनी में, शीन मतलब कमजोर, वृक्षों की छाया, वृक्ष मतलब पेड़, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब बेचारी।
लगता कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बूढ़ी हुई। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि मतलब खेद, हमें दुख मतलब कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब मर गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब सुनसान एरिया, हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया। जब किसी की डेथ हो जाती है तब अंतिम क्रिया करी जाती है। लेखक लिखते हैं कि जैसे ही रात हो गई थी, चांदनी रात थी, तो थोड़ी सी मंद मंद चांदनी की रात में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बहुत ही बेचारी लग रही थी। बस रुक चुकी थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उनको लगा कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। उसी प्रकार बस भी रुक कर खड़ी हो गई थी। उन्हें अपने आप पर दुख हो रहा था कि वो उस बेचारी पर लदकर चले आ रहे हैं। अब उसका अंतिम समय आ गया है। कहीं इस सुनसान जंगल में ही उनको अंतिम क्रिया ना करनी पड़े। पर हमें इनका त्याग करना होगा और अपना सफ़र कैसे पूरे करेंगे, यह सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही थी। चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर। पैराग्राफ 11। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति आने लगी। ज्योति मतलब रोशनी। चांदनी में रास्ता टटोलकर मतलब ढूंढकर वह रेंग रही थी। रेंग मतलब धीरे धीरे चलना। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र रही ही नहीं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी लगी। लेखक कहते हैं कि बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम हो रही थी। वृद्धा बस को वो कह रहे हैं और आंखें हेडलाइट को। चांदनी रात में वह धीरे धीरे चल रही थी। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमजोर थी और रोशनी कम थी, इसलिए चांदनी का ही सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। अगर कोई पीछे से गाड़ी आती तो वह साइड में हो जाती और बस के ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कहते कि आप आगे निकल जाओ। जो गाड़ियां गुजर रही थी वो नई थी, जवान थी, इसलिए वह उसे बेटी कहता है। लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो उम्र हो गई है, तुम अभी जवान हो तो निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे आऊंगी। अगला पैराग्राफ 12। एक पुल के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया मतलब एक छोटा सा पुल, फिस मतलब एक प्रकार की ध्वनि, फुस जैसे, बहुत जोर से हिलकर थम गई। थम मतलब रुकना। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव मतलब सम्मान से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेकर, इसका मतलब है कि बहुत खतरा लेना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान, दुर्लभ मतलब जो कम मिलता है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते हैं तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करेंगे, कहेंगे कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इसके हिसाब से लेखक कह रहे हैं कि बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची ही थी कि एक टायर फट गया। लेखक अब हिस्सेदार के
बारे में सोचते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इतनी खराब हालत में बस को चलाते हैं और खुद उसमें सफ़र करते हैं। वे सोचते हैं कि इसे तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। लेखक अब तरह तरह के भय घिर से हुए था। वे सोचता कि अगर सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाए उनका इंतजार करते। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए बाहें पसारे बैठे हमारा इंतजार करते। ईश्वर कहते कि कितने महान आदमी हैं, एक डायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिए। यह बहुत ही बहादुरी का काम है। चलिए चलते हैं 13 नंबर पैराग्राफ के ऊपर। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना छोड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। वक्त मतलब समय, उम्मीद मतलब आशा। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया था। कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया और टायर बदल दिया। बस फिर चल पड़ी। लेखक को जरा भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। उन्हें इस मृत्यु लोक से प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजार जानी है। प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाए, ऐसा संभव था। अब लेखक को ऐसा लगना था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल यह बस थी। पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी, मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं था बस ने कि मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है। अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लग गए थे और जो लेखक के मित्र थे वह भी अपनी समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो।